नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंधी यूट्यूब चैनल में आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें आप लोगों ने देखा था कि आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में कितने विद्वान क्या क्या विचार दिए थे और अपने विचार कैसे कैसे ढंग से दिए थे, इसकी हम लोग इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि उस सदी में, ठीक है, कौन सी सदी में कौन से कवि का जन्म होता है। चूंकि मित्रों पहले हम बता दें कि आदिकालीन के साहित्य को हम पूरी तरह न प्रमाणित मान सकते हैं और न तो अप्रमाणिक मान सकते हैं, क्योंकि कोई निश्चित आधार नहीं मिलता है। इसीलिए जितने भी कवि हैं उनका जो जन्म है वो आगे पीछे होता रहता है। कोई विद्वान किसी को मानता है, कोई विद्वान किसी को मानता है। तो मित्रों यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसे किस सदी में कौन से कवि आए और उस कवि की क्या महत्ता थी, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सदी के अनुसार आदिकालीन कवियों का विवरण देखिए। छठी शताब्दी में क्या होता है कि छठी शताब्दी में सबसे प्रसिद्ध विद्वान का नाम है ज्वेंदु। और ज्वेंदु एक ऐसे प्रसिद्ध कवि हैं कि ज्वेंदु की कई रचनाएं बड़ा उस समय प्रसिद्ध रही, लेकिन जन्म तिथि के बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है। अतः जो ज्वेंदु हैं वह छठी शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जबकि कुछ विद्वान इनको 10वीं शताब्दी भी मानते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि छठी शताब्दी के अंतर्गत ही ज्वेंदु को लिया गया। अधिकांश किताबों में छठी शताब्दी ही मिलते हैं। 7वीं शताब्दी की हम लोग बात करें तो 7वीं शताब्दी सरहपा को माना जाता है। एक चीज़ ये भी ध्यान दें कि अगर उदाहरण तौर पे मान लो कहीं पूछ दिया कि सरहपा किस सदी के हैं, और उसमें मान लीजिए कि अगर ऑप्शन आ गया है 7वीं सदी से लेकर 8वीं सदी के बीच में, तो वो भी बिना बेहिचक मार दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए ये 6वीं से पूछ दे कि 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में कौन है, तो ज्वेंदु आएगा। लेकिन अगर यह पूछता है कि 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में कौन थे, तो सरहपा आएगा। तो मित्रों जो सरहपा, जो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, उस सरहपा को किस सदी के अंतर्गत आते हैं? 7वीं सदी के अंतर्गत आते हैं सरहपा। फिर उसके बाद 8वीं सदी की हम लोग चर्चा करते हैं। तो 8वीं सदी में यह स्वयंभू आते हैं। और स्वयंभू को आप लोगों को पता ही होगा कि स्वयंभू जो है कि अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि भी कहे जाते हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्वयंभू का मतलब, स्वयंभू की क्या भूमिका है और क्यों वाल्मीकि कहा गया। लेकिन यहाँ हम ध्यान दें कि 8वीं शताब्दी के विद्वान के रूप में स्वयंभू को हम जानते हैं। ठीक है, तो दो मित्रों ध्यान रखिएगा कि 3 कवि ऐसे हैं कि छठी शताब्दी में ज्वेंदु, 7वीं शताब्दी में सरहपा और 8वीं शताब्दी में स्वयंभू। इतना आपको जानकारी होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग 9वीं शताब्दी की अगर हम लोग चर्चा करें कि 9वीं शताब्दी में कौन कौन विद्वानों का जन्म हुआ, और 9वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक कौन कौन विद्वान, कौन कौन जो कवि थे वह जैसे क्या बोलते हैं अब वह उस समय रहे, तो उन लोगों में अगर हम लोग जैसे बहुत अच्छे ढंग से नाम लें तो इन लोगों का नाम आ जाएगा उदतन सूरी। अब मित्रों ध्यान रखिएगा कि उदतन सूरी की रचना क्या है, आप लोगों को बताना है कि उदतन सूरी की रचना आखिर में कौन है। तो 9वीं शताब्दी में क्या है, उदतन सूरी का समय है। और 9वीं शताब्दी में ही दलपत विजय, जो दलपत विजय हैं, आप लोगों को याद होगा कि दलपत विजय कौन है, वह दलपत विजय भी इसी में आते हैं। ठीक है, जो दलपत विजय है इसी में आते हैं। किसमें? 9वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी की चर्चा करें मित्रों तो पुष्पदंत बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। और पुष्पदंत के साथ देवसेन भी आते हैं। देवसेन के बाद धनपाल भी आते हैं। धनपाल के बाद पद्म कीर्ति आते हैं। तो यह 4 विद्वान 10वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं मित्रों। और यह जो पुष्पदंत का है यह टीजीटी पीएचडी में कई बार पूछ भी चुका है। स्वयंभू के बारे में भी पूछ चुका है कि किस सन में मतलब इनका जो है कि जन्म रहा। और जब मैं जेआरएफ एग्जाम निकाला था उस दौरान ये पूछा था कि सरहपा किस सत्र के कवि है। तो
जैसे ये भी महत्वपूर्ण के दृष्टि में है, ये भी महत्वपूर्ण के दृष्टि में है, और पुष्पदंत भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण दृष्टि में है। और मित्रों ये भी बता दें कि पुष्पदंत किस सदी के हैं, तो 10वीं सदी के पुष्पदंत हैं, देवसेन हैं, धनपाल है और पदम कृति है। 11वीं सदी के मित्रों बात करें कि 11वीं सदी में कौन कौन आ गए, तो 11वीं सदी में एक रोड़ा कवि है। रोड़ा के बारे में क्या प्रसिद्धि है, थोड़ा सा आप खुद सोचिए कि रोड़ा के बारे में क्या प्रसिद्धि है। और रोड़ा कौन ऐसा काम कर देते हैं कि रोड़ा को लोग इतना जैसे क्या बोलते हैं सम्मान देते हैं, कुछ तो हुआ होगा। तो 11वीं शताब्दी में रोड़ा, राम सिंह और कल्लोल कवि, कौन कौन है, रोड़ा, राम सिंह और कल्लोल कवि। इन कवियों की एक अपनी विशेषता है, एक अपनी रचना है, और उन रचनाओं को आपको हम इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे कि आखिर में और रोड़ा कवि जो 11वीं शताब्दी के कवि हैं ऐसा कौन सा काम कर दिए हैं, ऐसा कौन सा मित्रों काम कर दिए हैं कि यह क्या बोलते हैं इसमें इनका नाम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे जो राम सिंह के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो राम सिंह अपने समय के बड़े प्रसिद्ध जैसे कवि थे। और राम सिंह की कौन ऐसी विशेषताएं थी जो विशेष रूप से प्रसिद्ध रही, आप लोग हमको बताएंगे कि राम सिंह की कौन ऐसी विशेषताएं थी जो विशेष रूप से प्रसिद्ध रही, आखिर में क्या राम सिंह में था, कल्लोल कवि में था। 12वीं शताब्दी की अगर चर्चा करें, 12वीं शताब्दी में, तो 12वीं शताब्दी में जो प्रसिद्ध क्या बोलते हैं कविगण है उसमें है जीनी दत्त सूरी। ठीक है मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जीनी दत्त सूरी किस सन के कवि हैं, तो 12वीं शताब्दी के कवि हैं। जीनी दत्त सूरी के साथ हेमचंद्र बड़े प्रसिद्ध थे, हेमचंद्र कवि का नाम है। दामोदर शर्मा का इसी में आ जाते हैं। दामोदर शर्मा की कृति बताइए, कौन सी कृति है दामोदर शर्मा की जो 12वीं सदी में बड़ा प्रसिद्ध हुई थी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और जल्दी से बताइए कि कौन ऐसी कृति है जो 12वीं सदी में काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। और उसके बाद शालिभद्र सूरी ने कौन ऐसी रचना लिखी जो प्रथम दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। और इसी में नरपत नाल भी हैं। नरपत नाल अब वीर रस के कवि हैं कि श्रृंगार रस के कवि हैं, इसके बारे में आप लोग बताइए। चंद इसी में है। चंद किस सत्र में है, चंद भी 12वीं शताब्दी के कवि है। चंद के साथ भट्ट केदार है। भट्ट केदार भी जो है कि क्या बोलते हैं 12वीं सदी के हैं। मधुकर कवि है। मधुकर कवि की रचना कौन सी प्रसिद्ध है, जगनिक जो है कि कवि है, किस सन के हैं, तो ये सारे लोग 12वीं शताब्दी के कवि हैं। मित्रों यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि 12वीं शताब्दी में कौन कौन प्रसिद्ध हैं। जीनी दत्त सूरी 1 नंबर, हेमचंद 2 नंबर, दामोदर दास 3 नंबर, शालिभद्र सूरी 4 नंबर, और नरपत नाल 5, फिर चंद 6, फिर उसके बाद भट्ट केदार 7, मधुकर कवि 8 और जगनिक 9। तो 12वीं शताब्दी में 9 कवि बड़े प्रसिद्ध थे। और मित्रों अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर बढ़िया से अगर मन से तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम एक रचनाओं को आप लोगों को नाम याद रहना चाहिए कि आखिर में जीनी दत्त सूरी की कौन ऐसी रचना है जो बड़ी प्रसिद्ध रही। और फिर हम लोग 13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी के बाद 13वीं शताब्दी में आते हैं, तो उसके बाद आता है कि आसुगु कवि की कौन सी रचना है। आखिर में आसुगु कौन सा ऐसा रचना लिख दिए, चंदन वाला रास लिख दिए कि जीवदया रास लिखे कि कौन सी रचना लिखे। तो आसुगु कवि 13वीं शताब्दी में आखिर क्यों प्रसन्न हुए, इसके बारे में हम लोग जानें। 13वीं शताब्दी में जीनी धर्म सूरी भी है। मित्रों ध्यान रखिएगा, जीनी धर्म सूरी, यहाँ 2 लोग हैं। एक है जीनी दत्त सूरी जो 12वीं शताब्दी में है, और एक है जीनी धर्म सूरी जो 13वीं शताब्दी में है। ये जीनी दत्त है और जीनी धर्म है, दोनों अलग अलग कवि हैं। मित्रों ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद 13वीं शताब्दी में विजय सेन सूरी हैं। विद्याधर बड़े प्रसिद्ध कवि थे। विद्याधर भी 13वीं शताब्दी के ही कवि हैं। नल सिंह की कौन सी रचना बड़ी प्रसिद्ध हुई, नल सिंह की कौन सी रचना है जो बड़ी प्रसिद्ध हुई। 13वीं शताब्दी में मित्रों अमीर खुसरो का जन्म होता है। अमीर खुसरो की कौन सी रचना है, अमीर खुसरो को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, कौन उसका क्या नाम है, आप लोग किस नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो की कौन सी रचना बड़ी प्रसिद्ध रही।
यह आप लोग मन में सोचिए और बताइए कि कौन सी है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि 13वीं शताब्दी के कौन कवि हैं? अमीर खुसरो हैं। तोताए हिंद जिनको कहा जाता है, अमीर खुसरो पहेलियों के लिए जो प्रसिद्ध रहे, कौन से हैं? 13वीं शताब्दी के कवि हैं। उसके बाद 14वीं शताब्दी के कवियों की चर्चा करेंगे। तो 14वीं शताब्दी में मित्रों 3 बड़े प्रसिद्ध रहे। एक है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर बड़ा प्रसिद्ध रहे, और एक है सारंगधर बड़े प्रसिद्ध रहे। और विद्यापति के बारे में तो आप लोगों को बताना नहीं है कि विद्यापति आखिर में किस भक्त, कौन से भक्त थे विद्यापति, विद्यापति को किसने अनुकरण किया। मित्रों इसके बाद हम लोग क्रम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम जानेंगे। लेकिन आपको यहाँ जानना क्या है मित्रों? यहाँ जानना है कि 14वीं शताब्दी के कौन विद्वान हैं? तो 14वीं शताब्दी के विद्यापति हैं। अब विद्यापति की कौन सी रचना प्रसिद्ध है ये भी आप लोगों को पता करना है, हमको नहीं पता करना है। तो आप लोग मित्रों क्या करेंगे कि आप लोग एक चार्ट बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर एक चार्ट बनाइए, और चार्ट बनाकर अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपने घर में इसको टांग दीजिए, देखते रहिए। और देखते देखते आप लोगों की एक दिन पता चलेगा कि सारे कवियों के बारे में जान जाएंगे। अगर महत्वपूर्ण दृष्टि की बात करें, जो काफ़ी जैसे चर्चित रहे हैं, जो बार बार पूछा जाता है, सराहपा को आप लोग रट लीजिएगा कि किस सन के हैं, स्वयंभू को आप लोग देख लीजिएगा, पुष्पदंत को देख लीजिएगा, राम सिंह को देख लीजिएगा, उसके बाद अमीर खुसरो को देख लीजिएगा, ठीक है, चंद्रबरदाई को देख लीजिएगा, चंद्रबरदाई किस सन के कवि हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा मित्रों कि ये जितने कवि हैं, इन कवियों की एक एक रचनाएं आप रट लीजिए तो आपको टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से कोई नहीं रोक सकता, इतना मेरा विश्वास है। तो आप लोग इन कवियों के सदी के बारे में ज़रूर याद रखिए मित्रों। और इसके बाद इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो आगे बढ़ने के साथ यह ध्यान रखिएगा कि इन्हीं कवियों के बारे में अध्ययन करना है, और इन कवियों के बारे में अध्ययन करते हुए कम से कम एक एक रचनाओं को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। आज का यह वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। फिर उसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं कि आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण कैसे किया गया, और उस वर्गीकरण में कौन कौन कवि आए और उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।